आप लोगों को बताने लगा हूँ दैट इज सेट स्क्वायर के बारे में। आप लोगों को एग्जाम में सेट स्क्वायर जो है बेटे इसका यूज काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। अच्छा जी, सेट स्क्वायर है क्या है? सेट स्क्वायर मेरे बेटे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पड़े हुए ये जो दो ट्रायंगल शेप में हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स पड़ी होती हैं, हम लोग बेटे इन्हें सेट स्क्वायर कहते हैं। दीज आर एक्चुअली सेट स्क्वायर। ठीक है जी, ये जो ट्रायंगल्स पड़े हुए होते हैं, एक ये इस तरह से लार्जर साइड होती है, एक इस तरह से ये स्मॉलर वाला होता है। तो ये जो बेटे हमारे पास इसमें पड़े हुए होते हैं, इन्हें हम लोग सेट स्क्वायर कहते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये चीज बताएं, क्या इसकी बेटे ये वाली जो साइड है, क्या इस साइड के परपेंडिकुलर है? क्या ये दोनों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? जी सर। अच्छा जी, तो फिर बेटे इस तरह से है कि सेट स्क्वायर्स को हम लोग यूज करते हैं टू ड्रॉ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। इससे बेटे हम लोग पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसे यूज किया जाता है टू प्रूव एन ऑब्जेक्ट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसे हम लोग ये चीज प्रूव करने के लिए भी यूज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल पड़ा हुआ है या हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हॉरिजॉन्टल पड़ा होएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए सेट स्क्वायर भी यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रूव करने के लिए बेटे हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं साथ में, हॉरिजॉन्टल प्रूव करने के लिए हम लोग साथ में यूज कर रहे होते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग स्पिरिट लेवल। सर जिसके स्पिरिट, अंदर बबल की पोजीशन हाँ देख जी, के कहते जिसमें हैं बबल लेवल की है ये। पोजीशन को देख के बेटे करते हैं। ये जो बबल की पोजीशन है, हम लोग टू सी पोजीशन ऑफ बबल, पोजीशन ऑफ बबल, हम लोग बबल की पोजीशन को देखते हुए बेटे ये साथ में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम लोग बेटे इसे यूज करते हैं टू मैयर एग्जैक्टली लेंथ ऑफ फ्रीली हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सर साथ कि एग्जांपल्स भी दे दें। जी जी, मैं बेटे ये सारी चीजें अभी साथ में करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो चीजें लिख रहा ओके हूँ सर। इसे बेटे साथ में हम लोग यूज करते हैं टू मैयर डायमीटर ऑफ कॉइन्स और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, सर्कुलर या इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। ठीक है जी, इसे फाइंड करने के लिए भी इसे यूज करते हैं। चलिए, मैं इस काम के लिए साथ में आप लोगों को ये जो फर्स्ट काम है टू मेजर द डायमीटर ऑफ कॉइन्स या सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, इसके लिए सेट स्क्वायर्स को कैसे यूज करते हैं, मैं आप लोगों को बेटे इसके लिए एक वीडियो दिखाता हूँ। ये जो बेटे वीडियो है, इसके लिए साथ में मैंने यहाँ पे ये वीडियो इसकी साथ में निकाली हुई है, ये वीडियो ज़रा देखें।
जी आप लोगों को इसकी आवाज साथ में आ रही है बेटा? नो सर। नो सर। अच्छा, इसके लिए क्या करना था भला? वो कैसे ऑन करनी थी साउंड बख्श? सर मुझे नहीं पता। ये किसी ने बताया था, क्या बताया था भला? सर इधर अपना चल, माइक्रोफोन ऑफ करके देखें। ओ नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर आएगी नहीं ना आवाज। इधर से सर था सब कुछ। टाइटल्स ऑन कर लें। अच्छा चलें देख लेते हैं, वैसे ही बेटे देख के समझ आ जाएगी, मैं साथ में बोलता जाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी किस तरह से। अच्छा जी, ये देखें, वो कह रहे जी इस तरह से दो सेट स्क्वेयर्स को आप लोग ये एक स्केल के ऊपर इसे पुट करें। आप देख सकते हैं इन्हें स्केल के ऊपर इस तरह से पुट इन किया जा रहा है, और दरमियान में वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, इसके इनिशियल पॉइंट से लेके इसके फाइनल पॉइंट तक जब हम लोग इसकी लेंथ देखेंगे तो क्या वो इसका डायमीटर आ जाएगा? आ जाए। ठीक है, तो जैसे सर मैंने अगर हम बताया। जी मीटर जी रूल वाला देखेंगे स्केल या फिर दूसरा? बेटे, स्केल यूज कर लें, ये कोई बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग नहीं इसे यूज कर रहे हैं, इन्हें नहीं नहीं, मैं स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज मैं किया कह जा रहा रहा हूँ मेजर करने के लिए डायमीटर हम नीचे वाले मीटर रूल को देखेंगे या फिर वो साइड स्केल को देखेंगे? है। मैं बताने लगा हूँ, चले देखें। मैं ये कहता हूँ कि बेटे सपोज करें यहाँ पे ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका आप डायमीटर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग बेटे क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेट स्क्वायर इसके साथ यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे। ठीक है, एक सेट स्क्वायर बेटे यहाँ पे रख दिया। दूसरा जो सेट स्क्वायर है बेटे आपने यहाँ पे इसके साथ ये रख दिया। ठीक है, दूसरा सेट स्क्वायर बेटे आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया। अब जब आपने ये दोनों सेट स्क्वायर्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, ठीक है, एक ये सेट स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरे वाला ये साथ में, तो आप इसके साथ में यहाँ पे इस तरह से ये मीटर रूल प्लेस करोगे। मीटर रूल से इसका ये वाला इनिशियल पॉइंट इसे L1 मार्क कर लो, जैसे कल किया था। इस फाइनल पॉइंट को L2 मार्क कर लो। तो जब बेटे L2 में से L1 की लेंथ को आप लोग माइनस करेंगे तो बेटे जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को आप लोग डायमीटर कहेंगे। यही बात समझाई थी ना आप लोगों को? यस। सर यही बात ठीक है। है जी, तो ये बेटे आप लोगों के पास एक बात तो ये हो गई कि सेट स्क्वेयर्स को यूज करके आप लोग इस तरह से किसी भी चीज का डायमीटर वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में एप्लीकेशन की बात करता हूँ। ये वाली, ये इस एप्लीकेशन की बात आ गई। ठीक है, अब अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास बेटे जब बात की जाएगी इस वाली एप्लीकेशन की, तो हम लोग इसके लिए देखेंगे एग्जैक्ट लेंथ्स वगैरह कैसे निकालते हैं। तो मैं बेटे ये करूंगा, सपोज करते हैं ये एक फ्रीली हैंगिंग ऑब्जेक्ट है थ्रेड के साथ, ये इस तरह से पेंडुलम है। ठीक है, आप सब बच्चे अब पेंडुलम के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे कि बेटे यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे इसके लिए, जब इसकी आप लोगों ने एग्जैक्ट लेंथ निकालनी है तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले इसके साथ एक मीटर रूल को हैंग कर देंगे। मीटर रूल प्लेस कर दिया। अब ये जो मीटर रूल बेटे आप लोगों ने इस तरह से प्लेस किया है इसके साथ, ये बेटे हमारे पास मीटर रूल है। ठीक है, तो अब क्योंकि मीटर रूल इससे थोड़ा सा अवे है, तो आप लोगों ने इसकी अगर स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है या इसकी लेंथ निकालनी है तो इसके साथ यहाँ पे जो एक सेट स्क्वायर को यहाँ पे प्लेस करोगे, दूसरे सेट स्क्वायर को यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दोगे। अब इसके इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की लेंथ यहाँ पे निकाल लेंगे। ये लेंथ हमें पेंडुलम लेंथ के बारे में बताएगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए अगर आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करूँ तो इसे इस तरह से मेंशन करूंगा कि बेटे यहाँ पे एक सेट स्क्वायर को इस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है, इस सेट स्क्वायर से ये वाली वैल्यू इसकी देख लेंगे कि ये कितनी है, इसे L2 कह दें, और दूसरे सेट स्क्वायर को बेटे यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी ये जो लेंथ है इसे आप L1 कह लें।
तो इसी तरह से बेटे जब L2 में से L1 की लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम आ जाएगी। ठीक है, तो बेटे ये सर एग्जाम हमें में जो आप दूसरा वाला सेट स्क्वायर है वो जी जी पेंडुलम के जो सर्कल है उसके एंड पे नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं बेटे, जो पेंडुलम लेंथ होती है, अभी जब पेंडुलम वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ ये मैं बताऊंगा कि इस सपोर्ट से लेके इसके सेंटर ऑफ मास तक होती है। ओके सर। ठीक है, तो बात की समझ आ गई है जी ये। जी सर। ठीक है, इसी तरह से अगर बेटे आप ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल पड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पड़ा है, तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं कहता हूँ सपोज करें बेटे ये एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पे ये एक मीटर रूल पड़ा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मीटर रूल वर्टिकल है या नहीं है। तो इस मीटर रूल को, ये एक टेबल है, ठीक है जी, टेबल के ऊपर ये मीटर रूल पड़ा हुआ है। तो मैं इस टेबल के ऊपर मीटर रूल को प्रूव करने के लिए ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, मैं क्या करूंगा, इस तरह से एक सेट स्क्वायर को यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दूंगा। अब आप लोगों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ये वाली साइड इसके परपेंडिकुलर है सेट स्क्वायर है में? सर, है। ये वाली वर्टिकल साइड इस हॉरिजॉन्टल साइड के परपेंडिकुलर होती है ना? हाँ जी। अच्छा जी, अगर तो बेटे ये परपेंडिकुलर है तो हमें ये चीज़ देखनी है कि आपके पास ये परपेंडिकुलर साइड इस मीटर रूल के साथ अलाइंड होए, हॉरिजॉन्टल साइड जो है टेबल के साथ अलाइंड होए। अगर तो ये अलाइंड है तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो मीटर रूल है इस टेबल के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसे लिखेंगे किस तरह से कि इफ वन साइड इज aligned with the table surface, कि बेटे ये टेबल सरफेस के साथ अलाइंड है। ठीक है, एंड अदर साइड विद मीटर रूल। ठीक है, लेंथ ऑफ द मीटर। हाँ जी, ठीक है, मतलब इस साइड के साथ ये अलाइंड हो, तो फिर हमारे पास बेटे इस तरह से होएगा, देन इट कंफर्म्स। तो ये चीज बेटे ये चीज कंफर्म कर रही है, देन इट कंफर्म्स कि हमारे पास मीटर रूल जो है इज वर्टिकल, मीटर रूल बेटे वर्टिकल पड़ा हुआ है। इसी तरह से हम लोग इसे सर एक हॉरिजॉन्टल की, क्वेश्चन है। जी जी सर अगर ये साइडवेज मीटर रूल हमने रखा हो हॉरिजॉन्टली पर उसके हाँ, स्केल वही के साथ वही मैं वर्टिकली बताने आ लगा रहा हूँ, है। वही बताने लगा हूँ कि अगर कोई बेटे मीटर रूल इस तरह से हॉरिजॉन्टल पड़ा है, आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये मीटर रूल हमारे पास हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बेटे ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। ठीक सर है, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? कौन बोला ये? हो गई हो हो रही है गई है। सर। पहले नहीं हो रही थी। अच्छा, तो ये बेटे ग्राउंड लेवल है, ये इस तरह से मीटर रूल है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अब अपने पास से ये शो करना चाह रहे हैं कि ये मीटर रूल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे बेटे, एक मीटर रूल यहाँ पे इस तरह से रखेंगे अपने पास से। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस मीटर रूल के साथ यहाँ पे एक सेट स्क्वायर यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, और दूसरा सेट स्क्वायर बेटे यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, अगर ये दो सेट स्क्वायर जो है मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिए हैं, चले, जी। मुझे ये ये बताएं, एक दूसरे अगर को ये वाली perpendicular है। साइड इसके साथ अलाइन है और ये जी। वाली साइड इसके परपेंडिकुलर है,
तो क्या ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं होएगी? हाँ जी। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड इसके परपेंडिकुलर है, ये साइड बेटे इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये कि ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है तो मीटर रूल भी क्या होएगा? हॉरिजॉन्टल होएगा। इसका जी। मतलब ये है कि या आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि एज हमारे पास टू साइड्स जो है, ब्रैकेट में लिख लें ग्राउंड एंड मीटर रूल। मीटर रूल आर पैरेलल। सो सर स्क्रीन काली हो गई आपकी। यार ये आप लोगों के साथ ही मसला हो रहा है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मेरी भी नहीं हुई। ठीक है, सो आप लोगों के पास मीटर रूल इज ठीक हो गई, ठीक हो गई। हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। सर आपका इंटरनेट नहीं सही काम कर रहा, आपकी आवाज हट जाती है बीच में। मेरा नहीं वैसे ख्याल है, देख लें। अब चलने लग गई, अब आवाज आ रही है। जी समझ आ गई है बेटे बात की। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास कुछ पूछी जाती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्रूव करना है, या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी हो फ्रीली हैंगिंग ऑब्जेक्ट की, या किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर वगैरह फाइंड करना है, तो इस काम के लिए बेटे हम लोग इसे यूज़ कर लेते हैं। ये जो यूज़ है हमारे पास एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन यूजेस को बेटे हमारे पास जो यूजेस मैंने आप लोगों को समझाए हैं, ये आप लोगों को पुत्र आने चाहिए। जी बात की समझ आ गई है बच्चों? ओके सर। जी आ गया सर। क्लियर है आप? अच्छा जी। फिर बेटा जी हमारे पास क्लियर है। इस चैप्टर में मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ वाला टॉपिक के बाद बेटे हमारे पास टॉपिक आ जाता है मेजरमेंट्स ऑफ टाइम। सर ये कल ना शुरू करें? नहीं नहीं बेटे, मेजरमेंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, सर ये प्लीज कॉल करा लें सर। बेटा ये खत्म ही नहीं होना है, काफी लेंथी है। जैसे मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ वाला टॉपिक लेंथी था, ऐसे ये भी लेंथी काम है, तो इसलिए जरा इसे समझ लें। मेजरमेंट्स ऑफ टाइम वाले टॉपिक में बेटे हमारे पास सबसे पहले जो आ जाएगा वो ये कि टाइम की मेजरमेंट्स के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, द यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इज स्टॉप पेंडुलम। वॉच। सर स्टॉप वॉच पेंडुलम बेटे। भी। जी, स्टॉप वॉच बेटे हमारे सर पास पेंडुलम फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए नहीं होता? मैं बताता हूँ जरा सुन ले। डिजिटल वाली जो स्टॉप वॉच है, इसकी बेटे मैंने आप लोगों को प्रिसीजन बताई थी कि बेटे इसकी जो प्रिसीजन होती है, इसकी प्रिसीजन की वैल्यू होती है 0.01 सेकेंड। ठीक है, फिर हमारे पास यस। यहाँ पे जो मेन टॉपिक आ जाता है, एक मिनट यार ठहरना। जी अस्सलाम वालेकुम उमर। बेटे मैं क्लास ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का नंबर ही नहीं था मेरे पास। तो हाँ ये सेव है, अब मैंने देखा है। मैं आपको ग्रुप। अच्छा जी, अब बेटे इस टॉपिक में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले हम लोगों ने जो डिटेल्स पढ़नी है, दैट इज अबाउट सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम जो है ये हमारे पास एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल अपरेटस होता है जो हमारे पास होता है mass attached to a string, mass attached to a string, कि हमारे पास स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड मैस जो होता है, इस सिंपल एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स को बेटे हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं डायग्रामेटिकली, तो ये बेटे इस तरह से होएगा कि ये हमारे पास इस तरह से फिक्स सपोर्ट है, इस फिक्स सपोर्ट के साथ ये इस तरह से एक अटैच मैस है, ये बेटे हुक है, इस हुक के साथ यहाँ पे ये हम लोगों ने मेटल बॉल को अटैच किया हुआ है, ठीक है, इसे अटैच किया हुआ है। एक मिनट जी, जी बेटा, एक मिनट। भाई आप लोगों की क्लास का लिंक क्या चल रहा है? सर OCG KBNF UPB, ये है उमर कोड है, देखो क्लास यही कोड। है, आप इसे कॉपी करें वहां पे ना, कॉपी करके पेस्ट करें तो फिर ज्वाइन करें। सर ये क्लास कोड है, लिंक भेज देता हूँ मैं उसको। हाँ भेज दो उसे उमर को ना। ग्रुप में है वो। नहीं नहीं, उसे लहदा भेज दो। अच्छा जी। अच्छा जी, अब बेटे जो पेंडुलम की लेंथ होती है, ये हमारे पास, मैंने आगे आप सर आप लोगों को उसको थोड़ा सी कहिएगा ये मुझे बात। वो जरा मैसेज करें। अच्छा जी, ये बेटे हमारे मेरे पास पास इस तरह से ये पेंडुलम की लेंथ है। याद रखना बेटे हमारे पास जो पेंडुलम लेंथ होती है, पेंडुलम लेंथ इज स्ट्रिंग लेंथ प्लस हुक लेंथ प्लस रेडियस ऑफ बॉल, कि ये जो बॉल है इसके रेडियस तक ये बेटे हमारे पास इसकी लेंथ होती है। किसी भी पेंडुलम की जो लेंथ है, ये हम लोग ये जो थ्रेड की लेंथ है, हुक की लेंथ है, और साथ मेटल बॉल के रेडियस तक की लेंथ को हम लोग पेंडुलम लेंथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आ गया अब सर हमारे ये पास, जियान फरूक। ठीक है। सर अच्छा दोबारा जी, समझाइएगा, नेट बंद हो गया था। मैं बेटे ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारे पास पेंडुलम की जो लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ मैंने ये चीज़ बताई है कि बेटे ये थ्रेड की लेंथ होती है, प्लस हुक की लेंथ होती है, प्लस ये जो बॉल इसके साथ अटैच है इसके रेडियस तक की लेंथ होती है। मतलब ये कि आप लोग स्ट्रिंग की लेंथ, हुक की लेंथ और रेडियस ऑफ बॉल, इन तीनों को ऐड करें तो पेंडुलम लेंथ आती है, ठीक है। अब जितने भी बेटे ठीक है सर। पेंडुलम होते हैं, हर पेंडुलम की हमारे पास कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है बेटे ये हर्ट्ज में मेजर की जाती है, ठीक है, और हर्ट्ज बेटे इक्वल होता है पर सेकंड के। इसे बेटे हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस इन अ सेकंड। वाइब्रेशंस आर ऑसिलेशंस इन अ सेकंड, कि एक सेकंड में कंप्लीट होने वाली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस को कहते हैं। फिर हमारे पास बेटे इस टॉपिक में आ जाता है टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। तो टाइम पीरियड बेटे हमारे पास सेकंड्स में मेजर किया जाता है। सेकंड्स में बेटे मेजर किया जाता है, इसे डिफाइन करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट
एन ऑसिलेशन, कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में बेटे जितना टाइम लगता है, ये टाइम बेटे हमारे पास, ठीक है जी, टाइम पीरियड होता है। रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास बेटे फ्रीक्वेंसी जो है ये इक्वल होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम टेकन। ठीक है, और बेटे हमारे पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अच्छा जी, अब इनमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात आएगी वो सबसे पहले जी देख ले। हमारे पास बेटे जब बात करेंगे इस पेंडुलम की, तो पेंडुलम में हमारे पास यहाँ पे आएगा कि ये इस तरह से पेंडुलम है, इस पेंडुलम की बेटे ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है। इस पेंडुलम के लिए अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये बेटे हम लोग जब इसके साथ इसे हैंग करेंगे तो इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं राइट साइड पे, एंड देन, ठीक है जी, ये हम लोग इस तरह से इसे मूव करवा रहे हैं। जब ये पेंडुलम को इसकी ए पोजीशन से बी वाली साइड पे, फ्रॉम ए टू बी, ये दरमियान में एम मिडल पोजीशन है, इसे वाइब्रेट करवाया जाएगा इस तरह से। तो बेटे ये जो इसकी मूवमेंट है ए से बी एंड देन बैक टू ए, ठीक है, तो ये जब ये ए वन से बी मूव ऑसिलेशन। करेगा और बी से ए की तरफ आएगा, तो बेटे इसे वन ऑसिलेशन कहेंगे। कि जो वन ऑसिलेशन है, वन ऑसिलेशन बेटे हमारे पास एक्चुअली होती है, लेशन इज ए टू बी एंड देन बैक टू ए। तो मुझे बताएं ए से बी तक फिर कितनी ऑसिलेशन होंगी? सर ये आधी। कितनी होंगी? 0.5 हाफ सर। हाफ। ऑसिलेशन। चलें, मैं थोड़ा सा और इसे समझाने के लिए आप लोगों को बता दूं, ए से एम तक कितनी ऑसिलेशन होंगी? सर हाफ। नहीं, ये क्वार्टर ए क्वार्टर से क्वार्टर क्वार्टर। क्वार्टर वन। ए 0.25। ए से एम तक बेटे ये 0.25, जिसे क्वार्टर ऑसिलेशन कहते हैं, ये बेटे हमारे पास होगी। बात की समझ आ गई है जी? यस। ठीक है, क्या नहीं समझ आई हसान? सर थोड़ा सा एक दोबारा समझाइएगा, ऊपर से जो मैंने बोलेंगे। बेटे कहा है कि ए से बी की तरफ जब ये आएगा और बी से ए की तरफ जब ये वापस आएगा, तो इसे वन ऑसिलेशन कहेंगे। इसी तरह से ए से बी तक ये हमारे पास हाफ ऑसिलेशन होगी, और इसी तरह से ए से एम तक की जो ऑसिलेशन है ये उसका क्वार्टर पार्ट है, 1/4 पार्ट है। ठीक है। सर अच्छा इसके जी, अंदर एक ये भी आता है क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ होती है और काइनेटिक एनर्जी कब नहीं सबसे बेटे, ज्यादा वो किस पॉइंट। वो जब हम लोग एनर्जीज वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए जो ठीक है। रिक्वायर्ड है वो बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा देखें, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है जी, टाइम पीरियड जो है डिपेंड करता है ऑन, पहली चीज, किसी भी पेंडुलम की लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ लेंथ। पेंडुलम के। अच्छा जी, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ के। किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये? अंडर रूट ऑफ लेंथ के साथ। अगर मैं इसे ग्राफिकली देखूं, ये ग्राफ कई दफा पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है ये बेटे हमारे पास लेंथ के साथ जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा, तो रिमेंबर वन थिंग, ये क्योंकि अंडर रूट है, तो अंडर रूट का ग्राफ इस तरह से ये कर्व लाइन ग्राफ बनता है।
अगर इसी तरह से मैं इस टाइम पीरियड का ग्राफ देखता हूँ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड का लेंथ के साथ, ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग, ये ग्राफ सर बेटे सीधी हमारे लाइन पास एक स्ट्रेट लाइन। सर समझ नहीं आया, एक दफा फिर बता दें। मैंने बेटे कहा है, देखें, अंडर रूट का मतलब होता है वैल्यू छोटी होती जा रही है, ठीक है, मतलब मुझे बताएं 25 का अंडर रूट कितना आएगा, 5। 5। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लेंथ की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन उस टाइम पीरियड का रेट कम होता जाएगा, ठीक है, रैपिड इंक्रीज नहीं आएगा। तो इस बात का मतलब यह है कि ये ग्राफ बेटे हमारे पास एक कर्व लाइन ग्राफ बनेगा। तो अगर इस तरफ स्केयर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो फिर बेटे स्केयर ऑफ टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी जी, सर। दूसरे नंबर पे बेटे हमारे पास ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ टाइम पीरियड का रिलेशन इनवर्स। क्या बनता है, टी बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ जी के साथ, ठीक है, ये जी की वैल्यू जी के अंडर रूट के इनवर्स रिलेशन में होता है, ठीक है। सर, इसका भी ग्राफ बना दें। इसका बेटे ग्राफ जो है वो आप लोगों को नहीं आएगा, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन mass ऑफ मेटल बॉल, कि ये जो बेटे इसके साथ मेटल बॉल अटैच की है ये इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके साथ कोई मेटल बॉल छोटी अटैच करें या बड़ी मेटल बॉल अटैच कर दें, तो अगर अगर लेंथ सेम है पेंडुलम की तो बेटे टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं होएगा। फिर इसके बाद बेटे ये जो हमारे पास इसके दरमियान में एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है इसे हम लोग कहते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंगल। ये याद रखिएगा, मेटल बॉल के मास पे भी नहीं डिपेंड करता एंड डिस्प्लेसमेंट एंगल, ठीक है, और ना ही ये डिस्प्लेसमेंट एंगल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट एंगल बढ़ा दें या कम कर दें इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर कोई इसे इतना डिस्प्लेस करके रिलीज करेगा तो हमारे पास जितना इसका टाइम पीरियड आएगा उतना ही टाइम पीरियड इसका आएगा। बात समझ आ गई है जी? ठीक है जी। सर मतलब अच्छा जी। वेट का और एंगल का कोई फर्क नहीं है, यही है? नहीं है। अच्छा, वेट नहीं, बस ठीक। मैस। माय ठीक है, अपॉलॉजीज सर, मैं। हाँ, समझ आ गई बात की। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं, अगर बॉल का मैस बढ़ाते हैं तो क्या पॉसिबल है कि सरफेस एरिया बॉल का बढ़ जाए? बॉल का क्या मैच पे है? सर नहीं, मैस वॉल्यूम बढ़ाएं बढ़ जाएगा। तो वही ना, मतलब पॉसिबल है ना इसका, हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाए जिसे वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या उस पे एक्ट करने वाली एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होएगी कि नहीं? होगी। होगी, पर सर ये कंट्रोल्ड इस बात एनवायरनमेंट का नहीं है। मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि टाइम पीरियड बेटे अगर मैस पे डिपेंड नहीं करता तो टाइम पीरियड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल पे भी डिपेंड नहीं करता। तो अगर सर वो ये सरफेस कंट्रोल एरिया पे सिस्टम नहीं डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। है। सर ये कंट्रोल सिस्टम नहीं है। कंट्रोल्ड सिस्टम तो हो सकता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि एयर रेजिस्टेंस वहां पे प्रेजेंट होए तो फिर क्या होएगा? बात की समझ आ गई है जी? तो ये बात यहाँ पे मेंशन कर दूं, करते करते। also does not depend on
ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये एयर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ें बेटे आप लोगों ने इस तरह से देख लेनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से पूछेगा। तो कल बेटे इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ के आप लोगों का ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके बच्चों, सर ड्राइव में डाल दो। जी ठीक है, ये बेटे कर दिया ऐड। सर हमें ऐड कर दी। जी ठीक है। ये अनीला अफशीन कौन है? उमर है?